क्या आप जानते हैं ये घर जो कि राजधानी के अंदर है, यहाँ ऐसे ऐसे रहस्य छिपे हुए हैं जिसने खुद फैमिली के लोगों तक को हैरान परेशान कर दिया। परिवार से पहले तो पड़ोसियों को भनक लग चुकी थी, लेकिन उन्हें भी कभी लगा नहीं कि एक रहस्य हो सकता है। पर जब कुछ समय पहले ये रहस्य सबके सामने आया तो परिवार के रिश्तेदारों से लेकर आम जनता, न्यूज मीडिया से लेकर वरिष्ठ अधिकारियों तक हर कोई यहाँ पर आता है देखने के लिए। पुलिस को अपनी जांच शुरू करनी पड़ी थी। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। आज हम बात करने वाले हैं करण सुष्मिता देव केस के बारे में। इस घटना की शुरुआत होती है राजधानी दिल्ली के पश्चिमी हिस्से में बसे हुए एक सबर्ब उत्तम नगर से। यहीं ओम विहार गली नंबर 22 में यह मकान मौजूद है। इसकी तीसरी मंजिल पर 3 लोगों का एक छोटा सा परिवार रहा करता था। 36 साल के करण देव, इनकी पत्नी सुष्मिता देव और 6 साल का बेटा। अभी 1.5-2 साल पहले ही करण ने यहाँ मकान लिया था। इनके बाकी परिवार के मेंबर्स जैसे कि माताजी नीरू देव, छोटा भाई कुणाल, बहन नैन्सी, ये लोग करण के घर से एक गली छोड़कर अपने मकान में रहते थे। पहले करण भी अपनी पत्नी और बच्चे के साथ यहीं माँ के साथ रहते हैं, घर के निचले वाले फ्लोर पर। हर कोई सोचता है कि लाइफ में आगे बढ़ें, अपना खुद का भी मकान होना चाहिए। यही सोचकर करण ने भी मकान लिया था, एक गली दूर। हालांकि परिवार में ऐसा कोई मनमुटाव नहीं था, सबकी सहमति के साथ ही खरीदा गया था। परिवार में सभी लोग बहुत खुश थे। करण देव नोएडा गुड़गांव की तरफ एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। प्रोडक्ट एनालाइज करने का इनका काम था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इनकी पत्नी सुष्मिता भी किसी ट्रैवल एजेंसी में जॉब करती थी। भाई कुणाल भी कोई जॉब करते हैं। माताजी का भी अपना छोटा सा बिजनेस है टिफिन सर्विस का। इनके यहाँ पर 2 एम्प्लॉयज भी काम करते हैं। करण के एक चाचा जी भी हैं, हरीश देव। ये भी पास में ही कुछ मीटर दूर अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। इनकी एक ज्वेलरी की दुकान है जिसे ये और इनका बेटा राहुल देव मिलकर संभाला करते हैं। इस केस में जिन जिन लोगों का जिक्र है उनके बारे में आपको बता रहे हैं। कुल मिलाकर ये भरा पूरा परिवार था जो कि एक एक गली छोड़कर रहता था। ठीक ठाक पैसे वाले लोग थे। आसपास के पड़ोसियों से भी इस परिवार की अच्छी बनती थी। सबके साथ घुल मिलकर रहा करते हैं। थोड़े और बैकग्राउंड के बारे में आपको बताते हैं ताकि ये केस आपको अच्छे से समझ में आए। करण देव पहले नाइट ड्यूटी किया करते थे। शाम के 5 बजे जाते और भोर के 4:30 बजे तक घर वापस आते। घटना के समय तक तो इनकी पत्नी ने अपनी जॉब छोड़ दी थी, लेकिन जब पहले ये भी काम पर जाती तो इनका टाइमिंग था सुबह 9 बजे से रात 8:30 बजे तक। आपको ट्रैफिक का तो पता ही होगा, आधा दिन तो उसमें ही बीत जाता है ट्रैवल करने में। अब घर पर इनका 6 साल का बेटा अकेले कैसे रहेगा, इसीलिए वो ज्यादातर अपनी दादी के पास रहता था। वही लोग इसे संभालते थे। घटना से लगभग हफ्ते भर पहले ही करण देव की ड्यूटी चेंज हो जाती है। अब इनका डे शिफ्ट हो गया। साथ ही साथ इनकी सैलरी भी 25-30 हजार रुपये बढ़ जाती है। इससे घर के लोग और भी खुश हुए। धीरे धीरे लाइफ में तरक्की कर रहे हैं, आने वाला भविष्य और भी अच्छा हो। भाई भाई में भी बहुत प्रेम और सम्मान था। अब बढ़ते हैं मेन घटना पर। 13 जुलाई 2025 आज संडे का दिन है, सबकी छुट्टी रहती है। परिवार के लोग भी अपने अपने घरों पर थे। सुबह हुआ, सुष्मिता समय से जगती हैं और अपने काम में लग गईं। पति करण की भी अब चूंकि दिन में ड्यूटी लग गई थी तो ये भी सुबह जल्दी उठ जाया करते थे। लेकिन आज संडे है, काम की छुट्टी है, इसीलिए थोड़ा लेट तक सोते हैं। 8:30 से 9 बजे के बीच सुष्मिता ने सोचा कि अब पति को जगाया जाए, दिन निकल चुका है। ये बेडरूम में जाकर उन्हें आवाज देती है, पर उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। ये थोड़े अजीब तरह से भी सो रहे थे। अब पत्नी उन्हें हाथ लगाकर जगाने की कोशिश करती हैं, उन्हें आवाज देती हैं, फिर भी जरा भी प्रतिक्रिया नहीं किए। इतने में सुष्मिता को एहसास हुआ कि इनकी सांसें भी नहीं चल रही हैं। ये बहुत घबरा गई और भागी दौड़ी सासू माँ के घर पहुंची। वहां इनके देवर कुणाल थे। उनको बताया कि तुम्हारे भैया जग नहीं रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया। ये सुनकर कुणाल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अभी कुछ दिन पहले ही भाई से कॉल पर बातचीत हुई थी। वो तो बिल्कुल ठीक थे, स्वस्थ थे, किसी तरह की कोई बीमारी नहीं थी। भाभी की बात सुनकर ये आसपास खड़े और लोग सभी जल्दबाजी में उसी हाल में घर की तरफ दौड़ते हैं। कईयों ने तो चप्पल भी नहीं पहना था। कुणाल ने अपने चाचा जी को कॉल करके बुलाया। वो और उनके बेटे राहुल फौरन पहुंचते हैं। इन लोगों ने पहले तो भाई को जगाने की कोशिश की, उनके ऊपर पानी छिड़का, उनके पैरों को गर्म करने की कोशिश करते हैं। पास में ही एक हॉस्पिटल है, माता रूपरानी मग्गो हॉस्पिटल, ओम विहार फेज 1 रोड पर है। छोटे भाई कुणाल और चचेरे भाई राहुल दोनों भागकर हॉस्पिटल जाते हैं, वहां से एम्बुलेंस लिवा कर आए। इसी बीच कुणाल ने ध्यान दिया कि भाई के मुंह के आसपास कुछ झाग जैसा लगा हुआ है। उनके एक हाथ की उंगलियों के पास भी कुछ अजीब निशान देखा, जैसे चोट लगी हो और नील पड़ गया हो। खैर ये लोग हॉस्पिटल पहुंचे। वहां डॉक्टर ने चेक किया और कहा कि अब ये नहीं रहे, लाने में देरी कर दी। ये सब सुनकर घर वालों के बीच दुख का सैलाब आ चुका था।
सभी रोने बिलखने लगे और हैरानी भी थी कि अचानक सब कुछ कैसे हो गया। आखिर करण को क्या हुआ है? कल तक तो ये बहुत स्वस्थ दिखाई दे रहे थे। हॉस्पिटल स्टाफ को भी जांच के दौरान कुछ अजीब लगता है, प्राकृतिक नहीं लगा। हाथ की उंगलियों के पास और कंधे के पास ऐसा निशान पाया गया जैसे कि करंट का हो, यानी बिजली का। मुंह के आसपास झाग जैसे अंश तो थे ही। ये लोग कहते हैं कि पोस्टमार्टम करवाना पड़ेगा। इन्होंने पुलिस को भी इसकी सूचना दे दी। उत्तम नगर थाने से पुलिस की टीम हॉस्पिटल पहुंचती है। बहू सुष्मिता काफी ज्यादा रो रही थी। इनका तो घर बिखर गया। ये रोते हुए अपने देवर और बाकी परिवार के लोगों को बताती हैं कि कल रात को डिनर के बाद करण ने बेडरूम में एक्सटेंशन बोर्ड लगाया और उसमें चार्जर लगाकर अपना फोन चार्ज कर रहे थे, साथ में फोन भी चला रहे थे। इसे नहीं पता कि रात में वो कितने बजे सोए होंगे, क्योंकि ये पहले ही सो चुकी थी। सुबह में जब ये उठी तो देखा कि एक्सटेंशन बोर्ड अभी भी लगा हुआ है और ऑन है। मोबाइल का चार्जर उसमें खोसा हुआ है और उसके तार पति के हाथ में लिपटे हुए हैं। हो सकता है कि नींद में ही हाथों में फंस गए हों। चूंकि ये भी सोकर उठी थी तो ध्यान नहीं देती हैं। चार्जर के तार का सिरा पति की उंगलियों के पास चिपका हुआ था। बाद में जब ये पति को जगाने के लिए गई तो उसे हटाकर अलग किया था। फिर जब वो जगे नहीं तो देवर को आकर बताया। हो सकता है कि उसी मोबाइल चार्जर से कुछ हो गया हो, करंट लीक हुआ हो। शुरुआत में तो सभी लोगों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार किया। जो होना था हो गया। अब पोस्टमार्टम जैसी चीजें इन्हें नहीं करानी। अधिकतम रिश्तेदार और परिवार के लोग मना कर रहे थे, लेकिन पुलिस को ये चीजें अननेचुरल लग रही थीं। इसीलिए ये लोग जोर देकर कहते हैं कि एक बार पोस्टमार्टम हो जाना चाहिए ताकि सही कारण पता चल सके। कुछ परिवार के लोग चाहते थे कि जांच हो और कुछ नहीं चाहते थे। करण के भाई कुणाल पोस्टमार्टम के पक्ष में थे। ये चाहते थे कि हो। पुलिस और डॉक्टर्स भी परिवार को समझाते हैं कि केवल 36 साल की उम्र थी, कोई बीमारी नहीं है। फिर अचानक से सब कुछ कैसे हो गया? 2 जगह पर दाग हैं, मुंह से झाग आया है, कारण तो जानना ही पड़ेगा। चूंकि आज संडे था तो पोस्टमार्टम नहीं हो सकता। वर्कर्स छुट्टी पर थे। अगले दिन पोस्टमार्टम की डेट रखी गई, इसीलिए अस्पताल में ही छोड़कर सभी घर आ जाते हैं। जब तक मेडिकल जांच ना हो तब तक पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती। घर में सबका हाल बेहाल था। पत्नी सुष्मिता अपने बेटे को लेकर काफी दुखी थी। अब आने वाला भविष्य कैसा होगा, जिंदगी कैसे बीतेगी। ये परिवार भी पहले बहुत खुशहाल था। पति पत्नी के रिश्ते भी बहुत अच्छे थे। कभी इनमें झगड़ा हुआ हो ऐसा सुनने को नहीं मिला। सुष्मिता लखनऊ की रहने वाली हैं। इनके मायके से भी परिजन दिल्ली आते हैं। पढ़ाई पूरी करने के बाद सुष्मिता लखनऊ से दिल्ली आ गई थी और एक कंपनी में जॉब करने लगी। उसी कंपनी में पहले करण देव भी जॉब किया करते थे। वहीं दोनों मिलते हैं। दोनों में दोस्ती हुई, प्यार हुआ। ये 10-11 साल पहले की बात है, 2013-14 के आसपास की। दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ और ये अपने अपने घर पर बताते हैं। परिवार ने भी इनको सपोर्ट किया, शादी को राजी हुए। इसके बाद धूमधाम से इनकी शादी होती है। दुल्हन ससुराल चली आई। ये लव मैरिज कम अरेंज मैरिज थी। शादी के बाद भी सुष्मिता अपनी जॉब बरकरार रखती हैं, लेकिन बच्चे के जन्म के बाद जॉब छूट गई। बेटे के पालन पोषण में ध्यान देने लगी। सास, बहू, ननद, देवर सभी पहले साथ में ही रहते थे एक घर में। सासू माँ ने भी अपनी बहू और बेटी में कभी भेदभाव नहीं किया। दोनों के लिए बराबर प्यार था। घर में कभी भी किसी बात को लेकर झगड़े नहीं हुए। सुष्मिता ने कभी भी अपने पति की शिकायत नहीं की कि इसने ऐसा कर दिया है, वैसा कर दिया है। बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो सुष्मिता फिर से अपनी जॉब शुरू कर देती हैं, एक ट्रैवल एजेंसी में। लेकिन घटना से कुछ समय पहले फिर से जॉब छोड़ दिया था। अब आते हैं घटना के अगले दिन, 14 जुलाई, मंडे का दिन, सोमवार। 11 बजे के आसपास परिवार के लोग फिर से थाने गए। वहां कागजी कार्रवाई की। पोस्टमार्टम की सहमति के लिए पत्नी सुष्मिता का साइन लेते हैं। उसके बाद करण को दीनदयाल उपाध्याय सरकारी अस्पताल में शिफ्ट करते हैं पोस्टमार्टम के लिए, जो दिल्ली के हरिनगर में है। डॉक्टर्स ने सब कुछ एग्जामिन किया। कुछ सैंपल्स विसा जांच के लिए भी प्रिजर्व कर लेते हैं। 20-25 मिनट तक ये चलता है। उसके बाद घर वालों को सौंप देते हैं। आगे अंतिम संस्कार हो गया। ये अनहोनी कोई प्राकृतिक नहीं थी बल्कि अप्राकृतिक थी, यानी कुछ गलत किया गया है। पर एग्जैक्टली हुआ क्या था ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। पुलिस भी रिपोर्ट आने का ही वेट कर रही थी। उधर परिजन भी अब केवल इंतजार करने लगे। किसी भी परिवार के मेंबर को किसी पर भी शक नहीं था। होगा भी किस पर? ये लोग तो सीधे साधे हैं। करण भी एक नॉर्मल व्यक्ति थे। अपने काम पर जाना, घर संभालना, परिवार देखना। उनमें कोई बुरी आदत भी नहीं थी। किसी तरह का कोई नशा नहीं करते। इनकी माँ बताती हैं कि बस बाहर के खाने को थोड़ा ज्यादा पसंद करते थे। परिवार के लोगों का पोस्टमार्टम के लिए घर से हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से पुलिस स्टेशन, यही सब लगा हुआ था। आना जाना था। दिल्ली की गर्मी, ट्रैफिक ये भी झेलना है। करण के भाई कुणाल भी ऐसे ही हॉस्पिटल से आकर घर पर टेंट लगा हुआ था, जहां पर पड़ोसी रिश्तेदार बैठे हुए थे। कुणाल भी उनके साथ ही आकर बैठ गए।
तभी अचानक किसी पड़ोसी ने इनको इनके कजन भाई राहुल का मोबाइल फोन और पर्स ला कर दिया। इस इलाके में सबका एक दूसरे पर इतना विश्वास था कि कोई भी सामान एक दूसरे को सौंप देते थे रखने के लिए। जो कि यहाँ पर इतनी बड़ी घटना हो गई है, लोगों का भाग दौड़ चल रहा था, तो राहुल ने भी किसी पड़ोसी को अपना फोन पर्स संभालने के लिए दे दिया होगा। जब वो राहुल के फैमिली मेंबर कुणाल को देखते हैं तो सामान लाकर दे दिए। इसके बाद कुणाल राहुल का मोबाइल और पर्स लेकर अपने घर में रखने के लिए जाते हैं। वैसे इन्होंने भी अपने फोन को किसी को संभालने के लिए दिया था। इतने में ही राहुल का फोन कुणाल के हाथ से लगकर ऑन हो जाता है। पता नहीं उसमें पासवर्ड लगा था या नहीं, लेकिन वो खुल गया पूरी तरह से। कुणाल ने सोचा कि क्यों ना अपने भाई के फोन से अपने फोन पर कॉल करें, जिसने भी फोन लिया होगा वो पहुंचा देगा। जैसे ही ये डायल करने वाले थे तभी इंस्टाग्राम खुल गया। सामने चैट की स्क्रीन थी। हो सकता है कि राहुल किसी के साथ इंस्टाग्राम पर चैटिंग कर रहा था, तभी कोई काम याद आ गया और बिना क्लोज किए ही संभालने के लिए पड़ोसी को दे दिया। राहुल जिससे चैट कर रहा था उसका निकनेम लगा रखा था वाइफी। इसके आगे 2 लव इमोजीज भी थी। राहुल की तो कोई वाइफ नहीं है, 24 साल की एज है, शादी कहाँ हुई है अभी तक। इससे कुणाल को थोड़ा सा अजीब लगता है। जब कुणाल ने वाइफी की प्रोफाइल पिक्चर देखी तो हैरान रह गए। वो इनकी सगी भाभी थी, यानी बड़े भाई करण की पत्नी सुष्मिता। राहुल इनका कजन देवर लगता, पर उसने भाभी का नाम वाइफी के नाम से क्यों सेव किया है। उसके बाद कुणाल चैटिंग पढ़ते हैं। 3-4 सेकंड पढ़ने के बाद ही इन्हें सब कुछ समझ में आ जाता है। ये सब पढ़कर इनका दिमाग खराब हो गया। तुरंत ही अपनी बहन नैन्सी को दिखाते हैं, माँ को पढ़कर बताते हैं। इसमें भाभी और राहुल के बीच नींद की दवा और करंट को लेकर बातचीत हो रही थी। कहीं यही दोनों तो भाई के साथ हुई उस अनहोनी के पीछे तो नहीं। बिना देरी किए कुणाल और नैन्सी मिलकर इस चैटिंग को अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेते हैं। इन्हें भी यकीन नहीं हो रहा था। राहुल के फोन को इन्होंने छिपा दिया। खुद को संभालने के बाद ये लोग पुलिस स्टेशन गए। उनके सामने मैसेजेस दिखाएं, रिकॉर्डिंग दिखाई। राहुल और सुष्मिता ने ही मिलकर यह किया है, दोनों चैटिंग कर रहे हैं, इतना बड़ा सबूत है। यह सब कुछ 2 दिन के अंदर चल रहा था, 14 जुलाई से 16 जुलाई के बीच। पुलिस तो कुछ कर नहीं रही है, अब लगा कि इन्हें ही कुछ करना पड़ेगा। इसके बाद भाई कुणाल, बहन नैन्सी, माँ और भी कुछ रिश्तेदार सुष्मिता को एक कमरे में आराम से बिठाते हैं और पूछताछ शुरू करते हैं, करण के साथ तुम लोगों ने क्या किया। परिवार ने सारी चीजों की रिकॉर्डिंग भी करी। ये वीडियो भी उसी समय का है जिसमें सुष्मिता सामने बैठी हुई है। पहले तो इसने इनकार किया कि इसका इसमें कुछ भी हाथ नहीं। घर वाले इसे इंस्टाग्राम की चैट रिकॉर्डिंग दिखाते हैं, कहा कि 70% सच पता चल चुका है, अब बस तुम्हारे मुंह से सुनना है। इसने कहा कि इसके पति इसे परेशान करते थे, बात बात पर झगड़ा करते, हाथ उठा देते, पैसों की डिमांड भी करते थे। इस पर परिवार कहता है कि 10 साल की शादी थी, 11वां साल चल रहा है, तुम्हारा एक बेटा भी है 6 साल का, उसके बारे में भी नहीं सोचा। करण तुम्हारे साथ अगर ऐसा करते थे तो तुमने कभी बताया क्यों नहीं। सासू माँ को बता देती, कुणाल को बता देती। तुम्हारे ऊपर किसी भी तरह का दबाव नहीं था, आजादी से रह रही थी, कोई दखल नहीं दे रहा था, फिर भी तुमने बताया क्यों नहीं। करण दिन रात मेहनत करके पैसे कमाते, घर लिया, पैसे भी सेव कर रहे थे। ये सब आखिर किसके लिए, तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के लिए ही तो था। परिवार वाले सुष्मिता से घटना अंजाम देने का रीजन पूछते हैं, क्योंकि इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। पति से झगड़ा होता तो परिवार को बताती, पैसों के लिए किया, लेकिन पति तो खुद ही परिवार के लिए कमा रहे थे, पैसे और प्रॉपर्टी भी तुम ही लोगों के थे। ये सब बातें एक तरफ, लेकिन राहुल का क्या रोल है, उससे क्या रिश्ता है। करण की बहन नैन्सी भी मीडिया में बताती हैं कि सच पता चलने के बाद ये राहुल के घर पर गई थी। वहाँ राहुल से इसके बारे में पूछा। वो कहता कि ये सुष्मिता से प्यार करता था, 1.5-2 साल से रिश्ते में है। सुष्मिता और राहुल अरेस्ट होने से पहले मीडिया में अपना अपना बयान देते हैं, जिसमें इन्होंने अजीब खुलासे किए। दोनों के परिवारों और पड़ोसियों ने भी खुलासे किए। यह भी थोड़ी देर में आपको बताते हैं। नैन्सी के सामने राहुल ने अपने घर में स्वीकार किया कि रिश्ते में थे। जब करण की नाइट ड्यूटी थी, वो शाम के 5 बजे घर से जाते और भोर के 4:30 बजे आते। इसमें ही राहुल रात में 11-12 बजे सुष्मिता से मिलने के लिए जाता था और 3:30 बजे भोर में वापस आता। लगभग हर रोज जाता था। सारी बातें आस पड़ोस के लोगों में फैल गईं कि करण की पत्नी और चचेरे भाई ने किया है। इसके बाद इलाके में बखेड़ा खड़ा हुआ। राहुल के पिता हरीश थोड़े दबंग टाइप के आदमी हैं। ये सबके सामने करण की फैमिली से चिल्लाकर बोलने लगे कि छोड़ेंगे नहीं, अगर मेरा बेटा गया तो तुम्हारा दूसरा बेटा भी जाएगा। करण की फैमिली अपनी सुरक्षा के लिए कंप्लेन करने पुलिस के पास गई, लेकिन वो कंप्लेन लेते नहीं हैं, वापस भेज दिया। इससे पुलिस पर भी सवाल खड़े होने लगे कि राहुल की फैमिली का साथ दे रहे हैं, उसको बचा रहे हैं, अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया। 16 जुलाई को पुलिस वीडियो एविडेंस कुणाल द्वारा स्वीकार करती है। चाचा जी के वो सब कुछ बोलने के बाद और पुलिस की कंप्लेन ना लेने पर इसके बाद ये लोग जनता के सामने आने का फैसला करते हैं। इन्होंने न्यूज मीडिया को बुलाया। हम आपको 2 न्यूज चैनल्स के बारे में बताना चाहते हैं जो यूट्यूब पर वीडियोस बनाते हैं। इन्होंने काफी अच्छे से सारी चीजें कवर की। दिल्ली क्राइम मोर्चा और सच की रफ्तार। पड़ोसियों में भी पुलिस को लेकर गुस्सा था, उनके खिलाफ नारेबाजी करने लगे।
17-18 जुलाई के आसपास दोनों मीडिया चैनल्स करण के परिवार के पास पहुंचे। एक कमरे में सुष्मिता अपने परिवार के साथ बैठी हुई थी। इनका आपस में कोई विवाद नहीं हो रहा था, सभी एक ही रूम में बैठे हुए थे। सुष्मिता कहती है कि कुछ महीने पहले इसकी सासू माँ और चाचा के बीच काफी झगड़ा और बहस हो गया था। उन्होंने सासू माँ को बहुत कुछ बोला, उल्टा सीधा। परिवार में पहले से ही प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है। यह घर चाचा के नाम पर है, लेकिन वो इस परिवार के नाम नहीं कर रहे हैं। जब चाचा ने उल्टा सीधा माँ को बोला और पति करण को पता चला तो उनकी भी चाचा से बहुत बहस हो जाती है। बात काफी आगे बढ़ गई थी, एक तरह से दुश्मनी ही हो गई। उसके बाद से राहुल सुष्मिता से कहने लगा कि तुम्हारे पति को छोड़ेगा नहीं, तुम्हारे बच्चे को भी गायब कर देगा। 1-2 बार वो बेटे को साथ ले गया था और कॉल करके कहता कि ऐसे ही एक दिन गायब कर देगा। इससे सुष्मिता काफी डरी सहमी रहती। इनका बेटा बाहर खेलता है, साइकिल चलाता है। राहुल ने एआई की मदद से सुष्मिता के नॉर्मल फोटोज को गलत तरह की फोटोज में चेंज कर दिया था। उसे लेकर भी कहता कि तुम्हारे पति को दिखा देगा, पूरे परिवार को भेज देगा, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देगा, बहुत बदनामी होगी तुम्हारी। इस वजह से भी सुष्मिता काफी दबाव में थी। राहुल जो भी बोल रहा था इसको करना पड़ रहा था। इस पर रिपोर्टर पूछते हैं कि अपने परिवार को यह सब कुछ क्यों नहीं बताया, पुलिस के पास क्यों नहीं गई। अगर फोटोज नकली हैं तो डरने की क्या बात, वायरल हो भी जाए तो पुलिस तो बैठी ही है, उसको पकड़ लेगी, जेल भेज देगी। इस पर सुष्मिता कहती है कि इसको अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता था कि क्या करना चाहिए, जबकि इसने बीकॉम किया हुआ है, पढ़ी लिखी है, जॉब करती है, बाहर आती जाती है, तब भी इसको क्यों नहीं पता। यह भी सोचने वाली बात है। जब भी कुछ गलत हो तो पुलिस को अपने परिवार को बताना चाहिए। जब ये पहले जॉब किया करती थी तो राहुल इसको मेट्रो स्टेशन तक छोड़ने के लिए भी जाता था और रात को लिवाने के लिए भी आता। सुष्मिता की माताजी भी इसी रूम में बैठी हुई थी, जो कि लखनऊ से आई हैं। वो अपनी बेटी को डिफेंड करते हुए बोलती हैं कि एक माँ है, अपने बच्चे के लिए किया होगा, अपनी इज्जत के लिए किया होगा। इसने केवल अपने पति को नींद की दवाएं दी, आगे जो किया वो राहुल ने किया। इस पर रिपोर्टर पूछते हैं कि नींद की दवा देने का मकसद क्या था। ये भी पूछते हैं कि अगर आपकी बेटी को राहुल कहता है कि अपनी माताजी को भी रास्ते से ऐसा ही हटा दो वरना फोटो वायरल कर देगा, तुम्हारे बच्चे को गायब कर देगा, तो क्या वो गलत होगा या सही होगा। इस पर माताजी कुछ जवाब नहीं देती। इसी रूम में सासू माँ, देवर, ननद भी बैठे थे। सासू माँ ने कहा कि अगर बहू को रात में लेट हो जाता तो इनको कॉल कर देती, ये किसी एम्प्लॉय को वहां लिवाने भेज देती। इनकी बेटी के लेट होने पर भी एम्प्लॉय लिवाने के लिए जाते थे, तो बहू के लिए भी चले जाते हैं, कौन सी बड़ी बात है। सासू माँ आगे कहती हैं कि ये एम्प्लॉयज भी इनके लिए बेटे के समान हैं, परिवार के समान हैं, यहीं रहते हैं, खाते हैं, सोते हैं, काम करते हैं, उठना बैठना इन्हीं के साथ है। इन्होंने अपनी बहू के सामने ही बोला कि इसका संबंध राहुल से था, दोनों ने मिलकर जानबूझकर किया है। जब तक बेटे की नाइट ड्यूटी थी तब तक वो सेफ था, क्योंकि रात भर वो बाहर रहता था और चचेरा देवर रात में ही मिलने के लिए आता। पर बेटे की ड्यूटी जब चेंज हो गई, दिन की हो गई, तो मिलना बंद हो गया। देवर कुणाल भी भाभी के सामने कहते हैं कि इन्हें इंस्टाग्राम चैट मिली जिसमें साफ साफ बातें हो रही हैं, चैटिंग हो रही हैं। नींद की दवा दी, अब क्या करूं। ये कई घंटे वेट करते हैं। वीडियो कॉल किया राहुल को भोर के 2:25 पर, सारी चीजें हैं। और तो और 3 लोग ही पोस्टमार्टम के खिलाफ बहुत विरोध कर रहे थे, सुष्मिता, राहुल और राहुल का पिता हरीश, कि पोस्टमार्टम ना कराया जाए। हरीश तो वरिष्ठ अधिकारियों से बात करके पोस्टमार्टम रुकवाने की कोशिश कर रहे थे। राहुल भी कुणाल को बार बार कॉल करके समझा रहा था कि पोस्टमार्टम मत कराओ। सुष्मिता भी कहती कि इसके पति की आखिरी इच्छा थी फॉरेंसिक जांच ना की जाए, पोस्टमार्टम मत कराना। पर एक पति अपनी पत्नी को यह सब बोले, ये थोड़ी अजीब बात है। मोबाइल चार्जर से करंट लगा और हाथ पर निशान पड़े, ऐसा कैसे पॉसिबल है। परिवार से बात करने के बाद मीडिया राहुल के घर गई। यहाँ पर राहुल भी कुछ खुलासे करता है। इसने कहा कि कुछ समय पहले ये सुष्मिता के मायके गया था, लखनऊ। इसका भाई भी साथ में गया था, पर वो चला आया, लेकिन ये रुका रहा। वहां पर सुष्मिता, इसकी माँ और बाकी परिवार के लोग इसे खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर खिलाते हैं और गलत तरह की वीडियोस फोटोज बना लिए हैं। उसके 1 दिन के बाद ये लोग दिल्ली आ जाते हैं। फिर सुष्मिता वही फोटोज और वीडियोस परिवार में भेजने का डराने लगी और अपने काम करवाती, जैसे कि इसे मेट्रो स्टेशन छोड़ने जाना, लिवाने जाना, घर के बाकी छोटे मोटे काम करना। इसे परेशान करती थी। रिपोर्टर ने इससे पूछा कि क्या तुमने अपने परिवार को या पुलिस को बताया था। इसके खुद के पिता भी कहते हैं कि नहीं बताया था। राहुल के पिता बताते हैं कि करण की फैमिली ने कहा कि घर हमारे नाम कर दो, हम केस वापस ले लेंगे। पिता ने नैन्सी पर बेटे को नशीला पदार्थ देने का भी आरोप लगाया। अगर ऐसा था तो परिवार पुलिस के पास क्यों नहीं गया, कंप्लेन क्यों नहीं किया करण की फैमिली के खिलाफ। आस पड़ोस के लोगों को 1 साल पहले ही भनक लग चुकी थी कि कुछ तो गड़बड़ है, सुष्मिता और राहुल के बीच कुछ चल रहा है। आधी आधी रात को ही उसके घर पर जाता था और भोर में वापस आता। घटना वाले दिन यानी 13 जुलाई की भोर में भी इसको घर पर जाते हुए देखा गया था। करण के परिजन सवाल करते हैं कि आधी रात में राहुल बाहर जाता है तो इसके घर वाले इससे कुछ पूछते क्यों नहीं कि कहाँ जा रहे हो, किससे मिलने जा रहे हो। 1-2 बार पूछा था तो बोला कि पढ़ाई करने जा रहा है। फिर भी उसके घर वालों को अजीब नहीं लगा कि आधी रात को कौन सी पढ़ाई होती है।
लगभग हर रोज ही पड़ोसी इसको देखते थे आते जाते हुए, लेकिन कभी पूछा नहीं। सोचा कि सुष्मिता अकेली होगी, उसको अंधेरे से डर लगता हो, इसीलिए बुला लेती होगी। लेकिन चाहती तो सासू माँ के घर जा सकती थी, राहुल को रात में बुलाने की क्या जरूरत। सासू माँ कहती हैं कि 1.5 महीने से पोता इनके पास है, सुष्मिता अपने बच्चे को क्यों नहीं ले जा रही, जरूर राहुल से मिलकर प्लानिंग कर रही होगी। राहुल अंडर ग्रेजुएट था, अपने पिता की दुकान पर बैठता था। मीडिया में खबर आने के बाद 18 जुलाई को ही पुलिस भी आती है, राहुल और सुष्मिता को थाने ले गए। वैसे इन दोनों ने कैमरे पर ऑलरेडी स्वीकार कर लिया था, अपने परिवार, पड़ोसी, मीडिया सबके सामने ही अपनी गलती मानी थी। पुलिस के सामने भी स्वीकार करते हैं। राहुल और सुष्मिता जो कि रिश्तेदार हैं, तो मिलना जुलना होता था, बात होती थी। धीरे धीरे इनमें एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन पैदा होने लगा, फिर दोनों रिश्ते में आ जाते हैं। करण ने 2024 के अक्टूबर में करवा चौथ से एक दिन पहले अपनी पत्नी पर हाथ उठा दिए थे। इनमें बहस हो गई थी, झगड़े हुए थे। इसके बारे में सुष्मिता ने राहुल को बताया, वो सांत्वना देता है। तभी सुष्मिता फैसला करती है कि उसको पति के साथ नहीं रहना, राहुल के साथ रहना है। मगर ये अलग कैसे हो। घटना से लगभग 6 महीने पहले रास्ते से हटाने का ख्याल आया। 3 महीने पहले सुष्मिता राहुल के सामने प्रस्ताव रखती है कि पति को रास्ते से हटा देते हैं। पहले तो राहुल को झिझक हुई, फिर सोचा कि एक तीर से 2 निशाने लगेंगे, खुलकर मिल सकेंगे और प्रॉपर्टी भी नाम हो जाएगी। सुष्मिता चाहती तो डाइवोर्स दे देती, लेकिन ऐसा करके इसे कुछ नहीं मिलता। इसके अंदर प्रॉपर्टी का भी लालच था। करण का फ्लैट है, घर में हिस्सा है, उसके बैंक अकाउंट में लाखों रुपए हैं। 1.5-2 महीने पहले से इन्होंने साजिश तैयार करनी शुरू कर दी। सुष्मिता अपनी जॉब छोड़ चुकी थी, अपने बेटे को दादी के पास छोड़ रखा था ताकि राहुल से मिलने में कोई दिक्कत ना हो। 13 जुलाई की शाम को पति ड्यूटी से घर आया, फिर घर के सामान लेने के लिए बाहर चले गए। तभी राहुल आया और नींद की दवा दी। 15 टैबलेट्स का एक पत्ता था। सुष्मिता रात को दाल की रोटी और सब्जी बनाती है, उसमें 12 टैबलेट्स मिला दिए। लेकिन पति ने दही नहीं खाई। चूंकि कल संडे है, छुट्टी है, तो देर रात में डिनर किया जाता है। खाना खाने के बाद ये बेडरूम में सोने के लिए चले गए। इनको काफी ज्यादा नींद आने लगी। 11 बजे के बाद सुष्मिता और राहुल में इंस्टाग्राम पर चैटिंग शुरू हो जाती है। दही का डिस्कशन हुआ कि नहीं खाई, वेस्ट हो गया, कितनी देर में दवा असर करेगा। राहुल ने पूछा कि कितने टैबलेट्स बचे हैं। उसने बोला कि 2 या 2.5 बचे होंगे। कहा कि सारी खिला दो। वो नींद में थे, पानी तो पिला देती, लेकिन टैबलेट कैसे खिलाए। 5-6 बार ये ट्राई करती है। राहुल अपने घर के बाहर टहल रहा था। 2:25 पर सुष्मिता ने वीडियो कॉल किया। उसके बाद दोबारा मिस्ड वीडियो कॉल होता है। फिर वापस से चैटिंग शुरू की। शायद कॉल पर ही बिजली के बारे में डिस्कस किया हो। सुष्मिता सोचती कि दवा के ओवरडोज से ही काम हो जाए और कुछ करना न पड़े, लेकिन टाइम लग रहा था। सुष्मिता ने राहुल से पूछा कि अब क्या करें। हल्की हल्की सांसें चल रही हैं। राहुल का इशारा मिला बिजली का। ये पूछती है कैसे करें। उसने कहा टेप लगा देना। फिर बोले कि तुम आ जाओ, साथ में करेंगे। लगातार चैटिंग चल रही थी। लगभग 90 मैसेजेस आए गए थे। 4:30 से 5 बजे के आसपास राहुल जाता है। घर का दरवाजा पहले से खुला रखना, यह भी बोला। बीच में वॉइस कॉल भी की थी। सुष्मिता एक्सटेंशन बोर्ड के वायर को पति तक लेकर आई। अग्नि से प्लास्टिक को मेल्ट करके मेटल वाला हिस्सा बाहर करते हैं। टेप से हाथ पर चिपकाया गया और हाथ को कंधे पर रख दिया। ऐसे दोनों मिलकर घटना को अंजाम देते हैं। पोस्टमार्टम में डॉक्टर्स को अनडाइजेस्ट खाने में दवा के अंश मिले। फॉरेंसिक टीम घर से बचा हुआ दवा बरामद कर लेती है। करण के भाई ने तो ऑलरेडी राहुल का फोन पुलिस को दे दिया था। वीडियो रिकॉर्डिंग भी सौंपी। ये केस अपने आप में काफी अजीब है। पत्नी प्रेमी से चैट करते हुए घटना को अंजाम दे रही थी, फिर प्रेमी भी आकर उसमें जुड़ता है। सुष्मिता ने नहीं सोचा कि इसके बाद इसके बच्चे का क्या होगा। पिता को तो छीन लिया, खुद जेल जाएगी। पहले जनता पुलिस पर सवाल खड़े कर रही थी, लेकिन पुलिस की कार्रवाई के बाद सराहना करने लगे कि पुलिस ने अपने तरीके से जांच की। परिवारजनों ने दोनों मीडिया चैनल्स का बहुत धन्यवाद दिया। पड़ोसियों से भी साथ देने के लिए आभार प्रकट करते हैं। इसके बाद तो नेशनल न्यूज चैनल्स भी इस केस को कवर करने लगे। अब दोनों की जिंदगी जेल में बीतेगी। तो वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अब कमेंट करके अपनी राय बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।